कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उनके पेट में गोली लगी है। बता दें कि ये मुठभेड़ कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रात तकरीबन 1 बजे हुई। कानपुर में एनकाउंटर वाली जगह से कुछ दूर एक और एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को मार गिराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों अपराधी विकास दुबे के साथी हैं, जिसे पुलिस पकड़ने गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विकास दुबे नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। बदमाशों ने घर की छत से घात लगाकर पुलिस की टीम पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक डीएसपी, एसपी देवेंद्र मिश्रा, 3 उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल मारे गए। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस के हथियार भी लूट कर ले गए। वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं, जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने गई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही पुलिस की टीम दबिश डालने गांव पहुंची, विकास दुबे नाम के अपराधी ने पहले जेसीबी से उनका रास्ता रोका और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने विकास दुबे पर हत्या का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई थी। 25,000 का इनामी विकास दुबे पूर्व प्रधान और जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुका है। उसके खिलाफ 60 में से करीब 53 हत्या की कोशिशों के मामले चल रहे हैं। बचपन से ही विकास अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने अपना एक गैंग बनाया और फिर लूट, डकैती, हत्याएं जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। 19 साल पहले भी उसने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या की थी। कानपुर देहात से लेकर यूपी के इलाहाबाद, गोरखपुर तक विकास दुबे के आपराधिक तार फैले हुए हैं। व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए भी विकास दुबे को जाना जाता है। फिलहाल पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। पीयूष के परिजनों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले 26 जुलाई की घटना है। ज्योति के पति पीयूष ने पुलिस को बताई हत्या की कहानी। कानपुर के पनकी इलाके से मिला ज्योति का शव। 26 जुलाई की रात करीब 2 बजे मिला ज्योति का शव। बड़ी बेरहमी से की गई थी हत्या। चाकू के 18 जख्म। मामले की तहकीकात के दौरान पीयूष पर शक।
खाने के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस का शक गहराता है। पुलिस कल शाम पूछताछ के लिए पीयूष को ले जाती है साथ में। पीयूष के एसएमएस से उसकी गर्लफ्रेंड का होता है खुलासा। पुलिस ने पीयूष की गर्लफ्रेंड से भी करती है पूछताछ। पूछताछ में पीयूष का सच सामने आ जाता है। और फिर पुलिस के सामने पीयूष अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पीयूष के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक हमको पुलिस के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। चैनलों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हम लोग को, परिवार वालों को ये जानकारी हो रही है कि पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो जब तक पुलिस से हमको कोई अधिकृत जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पीयूष को, हमारे बच्चे को कल शाम को पुलिस उनको 4 बजे घर से ले गई और रात में 8 बजे तक तो स्वरूप नगर थाने में हम लोग के सामने बच्चा था। 8 बजे के बाद बच्चे को पुलिस किसी अज्ञात स्थान पे ले गई है। कहाँ ले गई है तो पिछले अभी तक 13 घंटे हो चुके हैं, हमें अपने बच्चे का अभी तक कोई जानकारी नहीं है, सुराग नहीं है और न कोई संपर्क है। तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारे बच्चे से संपर्क नहीं होती, बातचीत नहीं होती है, तो हम चैनलों के आधार पे पुलिस की कार्रवाई को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं है। हमें नहीं लगता है, ये जानकारी आई कि कल रात में पुलिस उनके गत निवास पे गई थी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारा बच्चा कहीं उस लड़कियों के संपर्क में था, और अगर था तो ऐसी परिवार के किसी सदस्य को जानकारी नहीं है। नहीं, हमारे परिवार में न माताजी, मतलब न उनके पिताजी को, न उनकी माताजी को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी जानकारी होती तो निश्चित रूप से, जैसे उनके ससुर ने ये आरोप लगाया है कि जानकारी थी, हमारा उनसे एक सवाल है आप लोगों के माध्यम से, अगर उनको 1.5 साल पहले जानकारी थी तो उन्होंने पीयूष के माता पिता से संपर्क करके इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? क्या उनको जानकारी नहीं देनी चाहिए? अगर आज हमारी भी बेटी कहीं पे किसी तरीके से अपने ससुराल में किसी तकलीफ है तो निश्चित है कि उनके अभिभावकों से बात की जाती है। उन्होंने क्यों नहीं परिवार के माता पिता के संज्ञान में दी और उनके ज्ञान में वो लिया? मैं बार मेरा एक ही कहना है कि जब हमारा बच्चा या पुलिस के द्वारा हमको कोई जानकारी नहीं है तो मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। और एक चीज़ और, हमें परिवार को अभी भी किसी इस बात पे चूंकि संपर्क भी नहीं है, हमें नहीं विश्वास है कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है, ऐसा घृणित कार्य उसने किया होगा। हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि ऐसा घृणित कार्य में वो लिप्त होगा, और अगर लिप्त है तो कानून अपना काम करेगा। ये उल्टा उनके परिवार के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। खैर, ये मामला पिछली 26 जुलाई का है। पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने के लिए बाहर निकलता है और फिर जब लौट के आ रहा होता है तो एकाएक उसकी पत्नी का किडनैप हो जाता है। कैमरा जब ऑन होते हैं तो रोने लगता है, माइक जब आगे आता है तो रोने लगता है। वैसे कैमरा इधर उधर घूम रहा होता है तो रोता नहीं है। शक तो शायद तभी से गहरा रहा था। अनूप श्रीवास्तव इस तक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनूप जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, पुलिस कब तक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? क्योंकि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस ने कुछ बताया नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है? आवास के दफ्तर के सामने खड़ा हूं और उनसे मेरी बातचीत अभी हुई है। 3 बजे कानपुर पुलिस इस पूरे मामले का कानपुर के ज्योति मर्डर में नया खुलासा, एसएमएस के 700 पन्नों का अनोखा रिकॉर्ड, पीयूष और उसकी प्रेमिका के एसएमएस का सच, सिर्फ 3 महीनों के एसएमएस को देख चौंकी पुलिस। एसएमएस में छिपा है ज्योति के कत्ल का सारा सच। यह खुलासा कानपुर पुलिस का है। अपनी पत्नी ज्योति की हत्या के इल्जाम में कानपुर का करोड़पति कारोबारी पीयूष श्यामदासानी इस वक्त बेशक कानून की सलाखों के पीछे है, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने जो एक सच पीयूष और उसकी प्रेमिका के मोबाइल फोन ने उगला तो खुद पुलिस भी बुरी तरह चौंक उठी। सैकड़ों की संख्या में करीब 700 पेज का वो प्रिंट आउट निकल रहा है, 700 पेजेस, इतने सारे एसएमएस किए गए हैं, जो जिससे हम पीयूष के और इनकी महिला मित्र के, इनके कैरेक्टर का पोर्ट्रेट बनाएंगे, इनका स्केच बनाएंगे कि आखिर
क्या परिस्थितियां इनके कैसे मानसिक स्तर में बदलाव आता गया कि ये दोनों मिलकर के हत्या कराने के लिए मजबूर हो गए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, 100 और 200 भी नहीं, पूरे 700 पेज का एसएमएस रिकॉर्ड देखकर पुलिस का सिर चकरा गया, क्योंकि ये सारे एसएमएस अकेले 2 लोगों के बीच महज 3 महीने के बीच हुए। वो 2 लोग थे पीयूष श्यामदसानी और उसकी प्रेमिका, और जिन 3 महीनों में ये एसएमएस एक दूसरे को भेजे गए वो ज्योति के कत्ल की वारदात से ठीक पहले वाले 3 महीने हैं। और इन्हीं एसएमएस में ज्योति के कत्ल का वो सारा प्लान छिपा है, जिसे पीयूष ने अपने पुराने ड्राइवर और उसके साथियों के साथ मिलकर बड़ी सफाई से अंजाम दिया, और फिर अपनी साफ सफाई करके पुलिस के पास जा पहुंचा था अपनी झूठी कहानी लेकर। कानपुर के नौजवान कारोबारी पीयूष श्यामदसानी और उसकी पत्नी ज्योति की ये कहानी अफसोसनाक जरूर सही, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल सीधी और सपाट है। लेकिन जब पति से पत्नी के अपहरण की कहानी पता चलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, तो पहले ही कदम पर उसे जोर का झटका लगता है, और ये झटका लगता है उसी रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से, जहां दोनों डिनर के लिए गए थे। दरअसल रेस्टोरेंट में कैद हुए दोनों के सीसीटीवी फुटेज में एक बात बेहद अजीब थी, वो ये कि रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान पीयूष न सिर्फ काफी परेशान दिख रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को ऊपर रेस्टोरेंट में छोड़कर मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ वो 3rd फ्लोर से नीचे सड़क पर आया और बातचीत करते हुए सीसीटीवी कैमरे के दायरे से बाहर निकल गया। सवाल ये था कि जब वो पत्नी के साथ डिनर के लिए पहुंचा था, तो आखिर ऐसा कौन सा अर्जेंट कॉल था जिसे अटेंड करने के लिए उसे रेस्टोरेंट से इतनी दूर जाना पड़ा। नीचे उतरना, नीचे उतर के रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करके भी थोड़ा दूर जाना, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आउट ऑफ फोकस जाना। तो इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब इसने बताया कि हमने आदमी जो अवधेश था, हमने उसको बुलाया था और उससे बहुत जरूरी बात करनी थी, हमें उससे बात करनी थी। फिर हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाला, तो कॉल डिटेल जो आ रहा था वो एक दूसरी महिला का आ रहा था। हम कहा अभी तो तुम बात कर रहे थे महिला से, अभी बता रहे हो कि हम अवधेश से मिलने जा रहे थे। तो फिर ये चीजें खुलती चली गई। लेकिन अभी पुलिस के लिए इस सीसीटीवी फुटेज में काफी कुछ बाकी था। इस बार पुलिस की निगाह पति यानी पीयूष के कपड़ों पर पड़ी, तो जैसे उसका दिमाग ही घूम गया। पति जिन कपड़ों में रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचा था, रिपोर्ट लिखवाने से पहले वो उन कपड़ों में नहीं था, यानी वो अपने कपड़े बदल चुका था। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये पति डिनर आउट के दौरान इतनी रहस्यमयी तरीके से किससे बात कर रहा था? आखिर एक पति जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से पहले उसने कपड़े क्यों और कहां बदल लिए? अब जब पुलिस को शक हो गया, तो उसकी पीयूष से पूछताछ लाजमी थी। लिहाजा उसने पीयूष से कपड़े बदलने और कॉल अटेंड करने के लिए रेस्टोरेंट से नीचे आने की वजह पूछी, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई और यहीं पुलिस को तीसरा शक हुआ। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पुलिस का शक गहराता गया। पहले तो ये सारी चीजें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं, और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे, और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा। इसके बाद पुलिस को चौथा शक हुआ रिपोर्ट लिखवाने की टाइमिंग पर, क्योंकि पत्नी के कार समेत अगवा हो जाने के बाद पीयूष ने जब तक घर वालों के साथ पहुंचकर पुलिस में इसकी शिकायत की, तब तक 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। एक हैरानी की बात यह भी थी कि पत्नी के गायब होने की बात पीयूष ने पुलिस को बताने से पहले अपने घर वालों को बताई थी, और उसकी इसी हरकत ने उसे पुलिस के सामने गुनहगार की शक्ल में सबसे पहले लाकर खड़ा किया था, जहां से सवाल ही सवाल पुलिस को खड़े नजर आए। सामने आए एसएमएस के इस बड़े जखीरे को खंगालकर पुलिस साजिश की उस कड़ी को पकड़ना चाहती है जिसके तहत ज्योति को मारने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। पुलिस जानना चाहती है कि उन 3 महीनों के एसएमएस में आखिर दोनों ने ऐसी कौन-कौन सी बातें की हैं जिसका कोई भी हिस्सा कत्ल के इस किस्से से जाकर जुड़ता है।
और फिर दोनों कैसे कत्ल के इस सबसे संगीन फैसले तक जा पहुंचे। आईजी की माने तो इस मैसेजों के रिकॉर्ड से दोनों का पूरा डायग्राम बनाने में पुलिस को बहुत मदद मिलेगी। पहले जरूर ये एसएमएस प्रेमी प्रेमिका के दिलों को राहत देते होंगे, लेकिन आज एसएमएस का वो जखीरा पुलिस के लिए बड़े काम की चीज। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। ज्योति के कत्ल की तफ्तीश करते करते जब पुलिस ने उसका कमरा खंगाला तो वहां उसे ज्योति की एक डायरी मिली जिसमें दर्द की दास्तां दर्ज थी। पुलिस को उस डायरी से ज्योति और पीयूष के रिश्तों का भी पता चला। उस डायरी ने सामने आकर पीयूष के कई ऐसे राज को बेपर्दा कर दिया है जिसका अंदाजा ज्योति को भी था। उसके हिस्से में लिखा था दर्द और सिर्फ दर्द। 7 फेरों के बाद भी नहीं मिली खुशी। पति ने खुशियों के बजाय खून से भरी मांग। कानपुर में ज्योति मर्डर जितना हाई प्रोफाइल है उतना ही दर्दनाक भी। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये सनसनीखेज हत्याकांड। जिस पति ने 7 फेरों में जिंदगी भर साथ निभाने और सारे जमाने की खुशियां देने का वादा किया, उसी ने खून कर दिया ज्योति के सपनों का। पीयूष ने ज्योति से शादी तो कर डाली, लेकिन ये सिर्फ समाज के लिए किया गया दिखावा था। दरअसल पीयूष को ज्योति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये खुलासा हुआ है ज्योति की डायरी से। पुलिस को ज्योति के कमरे से जो डायरी मिली है उसमें ज्योति ने अपनी दर्द भरी दास्तां लिखी है। ज्योति ने लिखा है कि कैसे शादी के पहले दिन से पीयूष उससे सही बर्ताव नहीं कर रहा था। जो हनीमून किसी शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे खास दिनों में से होता है, उस दौरान पीयूष और ज्योति अजनबियों की तरह रहे। ज्योति के मुताबिक हनीमून पीरियड उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में शामिल रहा। पीयूष के घर की तलाशी अभी ली गई थी, जो वहाँ के गवाहों के समक्ष चीजों को बरामदगी की गई थी। उसमें वो डायरी भी मिली है जिसको कि पुलिस ने बरामद किया है और उस डायरी से भी बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल ज्योति को हनीमून के दौरान ही यह एहसास हो गया था कि पीयूष के कई महिलाओं से संबंध हैं, क्योंकि हनीमून के दौरान पीयूष ज्योति को छोड़कर 2-2 घंटे तक कॉल और एसएमएस में बिजी रहता था। ज्योति ने डायरी में लिखा है कि पीयूष उसे कहीं से भी पति नहीं लगा, वो मेरे खिलाफ दुश्मनी का भाव रखता था। पुलिस के मुताबिक पीयूष शादी के बाद से ही ज्योति को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और मौका मिलते ही उसने अपनी पत्नी का कत्ल करवा दिया।